जी नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा अध्ययन 2.0 पर। मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम 19 जनवरी 2023 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन शुरू होने से पहले आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को आप पोर्ट्रेट मोड पर देखिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि इस सेशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन दिया गया कि वह न्यूनतम संख्या जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर सदैव शेषफल 2 बचाता है वह निम्न है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम जब भी कहता तो आप क्या करते हैं, आप एलसीएम ज्ञात करते हैं, आप इसका लासा लेते हैं। तो 4, 6, 8, 12 और 16 ऐसी संख्या जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, अर्थात 4 से भी वो भाग हो जाए, 6 से भाग हो जाए, 8 से भाग हो जाए, 12 से भाग हो जाए और 16 से भी भाग हो जाए, ऐसी कोई संख्या सोचिए। या तो फिर आप इसको अपने तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे सीढ़ी विधि से आप गुणनखंड विधि से निकालते हैं उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा और देखा कि वो 48 है। 48 एक ऐसी संख्या जो 4, 6, 8, 12 और 16 सभी से डिवाइड हो रही, तो यह छोटी छोटी संख्या ऐसी है जो कि इन सभी से डिवाइड होती है, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब ये एलसीएम हो गई, ये तो सबसे डिवाइड हो जाएगी। अब वो सवाल कह रहा है कि हर बार शेष 2 बच जाए, क्योंकि अब इसको 48 को अगर 4 से भाग करो, 6 से भाग करो, 8 से भाग करो, 12 से भाग करो या 16 से भाग करो तो हर एक स्थिति में पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। लेकिन कह रहा है कि संख्या ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, 2 बचाती भी हो। तो 48 को भाग करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। अब 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब भाग करेंगे 48 निकल जाएगा लेकिन 2 बच जाएगा। इस प्रकार जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 को चाहे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करेंगे तो हर बार 2 शेष बचता रहेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी न्यूनतम कहे तो एलसीएम लीजिए और अगर शेषफल 2 बचने के लिए शेषफल जो भी कह दे तो उस शेषफल को भी आप क्या करेंगे, एलसीएम में जोड़ दीजिए। इस प्रकार जो होगा वो आपका आंसर मिल जाएगा। अगर कुछ ना कहे तो 48 ही आंसर हो जाता, शेषफल देने की बात नहीं करता तो हमारा 48 ही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि 1 और 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं। हाउ मेनी ट्विन प्राइम आर देयर बिटवीन 1 and 100। तो 1 और 100 के बीच में कितने भाज्य संख्या है, इसके बारे में हम पिछले सेशन लगातार हर सेशन में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। तो 1 से 100 तक जाते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों के कितने 8 जोड़े प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो विकल्प 2 हो जाएगा। और पिछले सेशन में आप जाकर के देख लीजिए, हमने आपको बताया हुआ है कि कौन से वो जोड़े हैं, क्योंकि कभी कभार आपसे भी जोड़े भी पूछ सकता है कि बताइए इन जोड़ों में से कौन सा अभाज्य युग्म का एक जोड़ा है। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको सारी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। अब ट्विन प्राइम वे होती हैं जिन अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास कि संख्या 4536 यानी 45,360 में अंकों 5 और 6 को परस्पर बदल दिया जाता है। नई प्राप्त संख्या तथा प्रारंभिक संख्या का अंतर। तो मुझे लगता है आप यहाँ 5 है, भाई पहली संख्या वास्तविक वही रहेगी। उसके बाद क्या करेंगे, अब 5 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर 5 कर देंगे। उसके बाद दोनों को घटाने के बाद जो अंतर आएगा वो हमें बताएंगे, यानी केवल अंक को बदल करके घटाना है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप हल करिए और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 4 नंबर। अब 100 को 102 से भाग कीजिए। अब 100 को क्या करना है, सॉरी 102 से नहीं 1/2 से, 100 को 1/2 से क्या करना है, भाग करना है। तो लीजिए भाग कर दिया। अब भाग देकर 30 जोड़िए, फिर 30 जोड़ दिया। उसके बाद परिणाम में 45 घटाइए, लीजिए 45 घटा दिया। अब जो बचे उसका हमें उत्तर बताइए। तो 100 को पहले क्या करना है, 1/2 से भाग करना है। तो भाग करेंगे तो जब गुणे में बदलेगा तो 1/2 2/1 हो जाएगा। और यहाँ पर 30 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 15 बच जाएगा। अब ये हो जाएगा 100 दूनी 200 हो जाएगा और 200 में से 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 185 बच जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको चाहें तो
एक एक स्टेप भी कर सकते हैं। पहले 100 से 1/2 से भाग कर दीजिए, फिर जो है इसमें 30 जोड़ दीजिए और उसके बाद उसमें 45 घटा दीजिए। या आप एक साथ पूरा कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक 7 अंकीय संख्या 34 P 504 संख्या 11 से विभाज्य है तो P बराबर है, यानी P का मान आपसे पूछा गया है कि क्या है। अगर ये 11 से विभाज्य है, अगर ये 11 से विभाज्य है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी ऑड विषम स्थानों के अंकों का योग और इवन यानी सम स्थानों के अंकों का योग, या तो क्या आएगा 0 आएगा, या तो 11 आएगा, या तो 22 आएगा, या तो 33 आएगा। यानी 0 या 11 का कोई गुणा जा जाए तब वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि P का मान क्या होगा। तो आप पहले विषम स्थानों को जोड़ लीजिए। तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम स्थानों को जोड़ते हैं। 4 में क्या करना है, P जोड़ना है। तो लीजिए 4 हो गया, 4 में हमने P जोड़ दिया और P में 0। अब 0 जोड़ो चाहे ना जोड़ो, क्योंकि 4 + P ही रहेगा 0 जोड़ने के बाद, यानी कि विषम स्थानों का योग 19 आया और सम स्थानों का योग 4 + P आया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए, या फिर 11 आ जाए, या फिर 22 आ जाए, या फिर 33 हो जाए, या फिर 11 का कोई भी गुणज आ जाए। तो आप यहाँ पर देखिए 19 है, अगर यहाँ पर P के स्थान पर मैं क्या रख दूँ, P के स्थान पर अगर मैं 4 रख दूँ तो यहाँ पर अगर 4 रख दूँ तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 रखने के बाद जब 19 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, यानी P का मान क्या मिला, 4 मिला। तो विकल्प चौथा ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपने पहले किया होगा, मुझे लगता है आप इसको जरूर कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन करेक्टली इन द रोमन न्यूमेरल्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोमन संख्यांकों में सही रूप से नहीं लिखा गया है। तो आपको मैंने पिछली कक्षाओं में बताया हुआ है, जो भी सेशन लिए हुए हैं क्लास हमने, उनमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे कि 5 हुआ और फिर 50 हुआ, 5, 50, 500, यानी 5 के पीछे 0 वाले जो भी होंगे 5, 50, 500, तो ये क्या हो जाएगा 500 मतलब D। तो ये सभी क्या होंगे, ये कभी भी आपके लेफ्ट में नहीं आएंगे। कहाँ नहीं आएंगे, किसी भी संख्या के लेफ्ट में नहीं आएंगे। लेफ्ट में आने का मतलब क्या हो जाता है कि घट जाते हैं। अगर ये सब लिखे जाते हैं लेफ्ट में तो लेफ्ट में लिखने का मतलब क्या होता है कि वो उसमें से घट गया, तो ये कभी भी घटते नहीं हैं। तो यही हमारा जो है रूल कहता है। और कोई भी अगर जोड़ना भी चाहे तो उसको 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये रोमन नंबर्स का एक रूल होता है। तो पहला आप देखेंगे कि 1 से 102 बार इसमें 5 जोड़ दिया तो V जो है वो क्या है, राइट साइड में है, तो राइट में है तो जुड़ गया, तो यानी ये वाला तो सही है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आप देखेंगे तीसरे में क्या है, x का मतलब 10, अगले इसका मतलब क्या हो गया 20 हो गया। लेकिन आप V देखेंगे तो क्या है, V इसके कहाँ है, लेफ्ट में है, जबकि मैंने कहा था कि लेफ्ट में क्या होता है, घट जाता है। और V, L और D जो भी हैं, जो ये V है, जो ये L है और जो ये D है, ये सभी क्या हैं, ये कभी भी घटते नहीं हैं, यानी घटते नहीं मतलब लेफ्ट में नहीं आएंगे। जबकि इसमें तीसरे विकल्प में लेफ्ट में ही दे रखा है, इसलिए बाएं ही दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यही हमारा सही रूप में लिखा हुआ नहीं है। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी विद्यार्थी के पास एक ही प्रकार के 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, वह इन्हें एक के ऊपर एक रखते हुए रखता है। ऐसा करने से क्या आकार प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं क्या आकृति बनी हुई है, सिक्के के ऊपर सिक्का रखा हो तो आपको क्या बन गया, एक सिलेंडर बेलन बन के तैयार हो गया। तो इसका जो चौथा ऑप्शन वो होगा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी एजेस डज अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैव। एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होते हैं। तो पिरामिड में ना ऊपर का जो शीर्ष होता है वो नोकदार होता है, ये प्रिज्म होता है, तो जैसा आधार नीचे होता है वैसा ही ऊपर होता है। लेकिन ये प्रिज्म नहीं है बल्कि क्या है, पिरामिड है। और पिरामिड में ऊपरी शीर्ष जो होता है वो क्या होता है, ऊपरी जो शीर्ष यानी वर्टिस होता है वो कैसा होता है, एक ही होता है, नोकदार होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला
ये वाला और ये वाला, ये तीनों नीचे के हो गए। अब इनको एक बिंदु ऊपर रखा, जिनसे इन सभी को क्या है, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा। इन सभी को ऊपर, इन तीनों को ऊपर जोड़ दिया, इस वाले शीर्ष से, ऊपर वाले शीर्ष से क्या करा, जोड़ दिया, जिससे कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड बन करके तैयार हो गया। तो आप देखिए कि इसमें कितने किनारे पूछ रहा है वो, तो इसमें कितने किनारे होंगे, इसमें आपके 6 किनारे हो जाएंगे। कितने होंगे, 6। भाई एक इधर की हो जाएगी, एक उधर का हो जाएगा, उधर का हो जाएगा, और एक भाई 1 2 3 4 5 और ये मिला करके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एजेज यानी किनारे कितने हो गए, टोटल 6 हो जाएंगे, जो कि तीसरे विकल्प में है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर है। अगर शीर्ष पूछता है तो कितने होते, 4 होते। एजेज यानी किनारे पूछे तो वो कितने हो गए, 6 हो गए। अगर फलक यानी फेस पूछता तो वो कितने होते, 4 हो जाते। जैसे कि एक पीछे की साइड मिलता, एक आगे की साइड दिखाई देता और एक इधर दिखता। तो इस प्रकार इसके जो फेस होते यानी फलक होते वो 4 होते, किनारे आपके 6 हो गए, और शीर्षों की बात करता तो 4 हो जाते। तो आप ये ध्यान रखिएगा तीनों चीज़ें, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। और डायग्राम बनाना अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आप, मुझे लगता है, उसको निकाल भी सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130 एंगल इज 130 अंश के कोण का संपूरक। अब संपूरक आप जानते हैं कि जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, वे क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अब अगर एक 130 अंश का हो गया है तो दूसरा कितने अंश का हो सकता है, 50 अंश का ही होगा, तभी दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 में से 130 घटा दिया तो कितना मिला, 50 मिला, जो 130 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। यानी 130 का संपूरक कोण 50 होगा और 50 का संपूरक कोण 130 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि चीनी की एक बोरी का भार ये दिया हुआ है 117 किलोग्राम 825 ग्राम, और बोरी का भार दे रखा है। तो उसने कहा कि चीनी का भार क्या होगा, यानी जो चीनी की बोरी है, चीनी और बोरी दोनों मिला करके 117 किलोग्राम 825 ग्राम है, जिसमें बोरी का जो भार है वो 4 kg 175 ग्राम है। तो अब क्या है, चीनी का भार बताना है, तो चीनी का भार बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आइए घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ पर 2 बचा, 7 जाएगा नहीं तो हासिल लेना पड़ेगा, तो 12 में से 7 गया 5 आएगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा, यानी 650 ग्राम हो गया। इधर 117 में से 4 चला गया तो कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा, यानी 113 ग्राम 113 किलोग्राम 650 ग्राम, जो कि आपको चौथे विकल्प में, सॉरी दूसरे विकल्प मिल रहा, तो दूसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अब आपको थोड़ा बहुत जरूर आइडिया होगा कि सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न ऑनलाइन सेट में पूछे गए थे, लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन पेपर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो लेवल अच्छा ही होगा, क्योंकि पहले इनको बहुत सारे पेपर बनाने पड़ते थे, तो वहाँ पर समानता रखनी पड़ती थी, और अब एक ही पेपर बनाना है तो थोड़ा बहुत तो उसका अच्छा लेवल होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि 62 वर्ष 12 माह। तो ये 62 वर्ष 12 माह और उसमें से 19 वर्ष 23 माह घटाना है। तो 62, देखिए 62 वर्ष में से 19 वर्ष तो घट जाएगा, लेकिन 12 माह में से 23 माह नहीं घटेगा, यानी हमें 62 वर्ष से हासिल लेकर के माह में जोड़ना होगा। तो 62 वर्ष में क्या करूं, एक वर्ष उधार ले लूं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 61 वर्ष बचेगा। और यहाँ पर से मैंने एक उधार लिया है, तो एक वर्ष अगर महीने वाले में जाएगा तो पूरा 12 महीने जुड़ेंगे, तो 12 महीने था ही, एक वर्ष उधार लिया तो 12 महीने उसके भी आ गए, यानी 12 ये हो गए पूरे 24 मंथ हो गया। और दूसरी तरफ कितना है, 19 ईयर है, और ये है 23 मंथ। अब घटाना आसान हो जाएगा, पहले नहीं घटा सकते लेकिन आप घटा सकते हैं। तो 24 में से 23 चला गया तो कितना बचा, 1 मंथ बचा, और 61 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 9 गया 2 बचा, और यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4 बचा, यानी कि बचा 42 वर्ष 1 मंथ, यानी कि दूसरा विकल्प जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आप इसको भी कर सकते थे, इसमें जितने भी प्रश्न थे आप बहुत ही आसानी से कर सकते थे। एक या दो ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत
लॉजिक लगवाते, नहीं तो बाकी सब सवाल आसानी से ही हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि मेरी माँ के पास लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर का एक आयताकार भूखंड है। वह इसके बदले में समान क्षेत्रफल का एक वर्गाकार भूखंड लेना चाहती है। इस नए भूखंड का परिमाप क्या होगा? पहली बात तो एक जो आयत है उसके बदले वो उसी क्षेत्रफल का वर्ग लेना चाहती है। यानी जो आयत है उसके पास, आयताकार जो खेत है उसके पास या भूखंड है, उसी के क्षेत्रफल के बराबर वो वर्गाकार भूखंड लेना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वो होता है भुजा का स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्योंकि अब इसने अदला बदली करनी है, क्षेत्रफल में समान क्षेत्रफल का हिस्से वर्गाकार भूखंड लेना है, तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो भुजा स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, लंबाई यहाँ पर दे रखी है 16 और चौड़ाई दे रखी है 9, तो 16 गुणे 9 आयत का हो गया और वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो यहाँ से a निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 का 4 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा। यानी सॉल्व करने पर जो वर्गाकार क्षेत्रफल था, मैदान था, उसको जो लेना था, उसकी भुजा कितनी निकल करके आई? 12 आई। अब भुजा मालूम हो गई तो परिमाप भी निकाल सकते हैं। और परिमाप, नया भूखंड कैसा है? वर्गाकार है। नया भूखंड वर्गाकार है तो वर्ग का ही परिमाप निकालना होगा। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुणे भुजा, और 4 गुणे भुजा कितनी पाई है हमने? 12। तो 12 चौको कितना हो जाएगा? 48 मीटर, जो कि चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प ही क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13 नंबर है, इन द पैटर्न द मिसिंग नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर पैटर्न दिया गया है और बताना कि अगला जो मिसिंग नंबर वो क्या होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, एक था 2 का स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक से पहले क्या हुआ? 2 पे गए तो इसमें क्या करा? 1 ऐड किया, फिर 2 से 3 के पर गए तो 1 ऐड किया, फिर 3 से 4 पर गए तो क्या करा? 1 ऐड किया। अब इसी प्रकार 2 से देखिए 3 पर गए, फिर 3 से 4 पर गए, फिर 4 से कहाँ जाएंगे? 4 से जाएंगे 5 पर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। फिर देखिए 2 से 6 पर गए, यानी कितना ऐड किया? 4 ऐड किया, 4 जोड़ा है। 2 से 6 पर गए तो 4 जोड़ा। अब 4 से कहाँ गए? 12 पर गए, तो 12 पर गया यानी कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। अब 6 से आगे और जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे भाई? 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। 2 बढ़ा करके जोड़ रहे हैं ना, पहले 4 जोड़ा, फिर 2 बढ़ा करके 6 जोड़ा, फिर 6 में 2 बढ़ा करके 8 जोड़ेंगे। तो 8 जोड़ेंगे 12 में तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर। अब इधर देखिए कितना है, 3 से कितना पहुंचा? 7 पहुंचा, यानी कितना जोड़ा? 4। और फिर 7 से 13 है, यानी कितना हो गया? 7 6 13, यानी 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। अब फिर कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो 13 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आंसर आया 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, जो कि आपको चौथे विकल्प में मिल रहा है। चौथा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को आप पहचान लेंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन अ सर्टेन ईयर इज गिवन बिलो। यहाँ पर एक कंपनी का पूरा व्यय आपको दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, और आगे आप पॉज करके यहाँ पढ़ लीजिए, आगे हिंदी में दिया हो तो हम हिंदी पर आपको दिखाते हैं। एक विशेष वर्ष में किसी कंपनी का वार्षिक व्यय नीचे दिया गया है। एक तरफ वेतन मद दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका व्यय दिया हुआ है। जैसे कि वेतन पर 65 करोड़ खर्च होते हैं, विज्ञापन पर 10 करोड़, मशीनरी पर 85 करोड़, बिजली और पानी पर 15 करोड़, परिवहन पर 25 करोड़ और अन्य पर 30 करोड़ खर्च करता है। लेकिन यहाँ पर नीचे ध्यान दीजिए, लिखा कि जो 10 करोड़ है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। लिखा कि यदि उपयुक्त सूचना को एक दंड आलेख द्वारा 10 करोड़ को 1 सेंटीमीटर लेकर के निरूपित किया जाता है तो मशीनरी और परिवहन के दंडों की लंबाइयों का अंतर क्या होगा? तो लंबाइयों का अंतर बताना है जब इसको ग्राफ पर यानी दंडालेख पर प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर पहले हमें सेंटीमीटर में जो करोड़ वाली व्यय है, यानी जो उसने खर्च करा है उसको, अगर मैं करोड़ को जो खर्च किया उसको सेंटीमीटर में पहले व्यक्त करेंगे, तभी हम आलेख पर व्यक्त करा पाएंगे। तो पहले हम
मशीनरी पर देख लेते हैं। तो मशीनरी पर आप देखेंगे कि कितना खर्च हो रहा है, 85 करोड़ खर्च हो रहा है। तो 85 करोड़ खर्च हो रहा है तो इसका आलेख पर कितना होगा लंबाई, क्योंकि 10 करोड़ 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 10 से अगर 85 करोड़ को भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद परिवहन पर खर्च करता है 25 करोड़। तो जो परिवहन पर 25 करोड़ खर्च करता है तो उसको अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 10 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 10 करोड़ 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 10 करोड़ 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 10 से 25 को भाग किया तो वो आंसर मिला 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि मान जो 2.5 सेंटीमीटर मिला। अब हमें बताना है कि अब दोनों की हमने जो दूरियां हैं बेखर्च उसको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया है। अब अंतर पूछ रहा था तो अंतर कैसे निकलेगा, घटाना पड़ेगा। तो मशीनरी में से मैंने क्या करा, मशीनरी का आलेख दंड पर 8.5 सेंटीमीटर आया और परिवहन का 2.5 सेंटीमीटर आया। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6.0 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर मिला, जो कि चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही अंतर हो जाएगा, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने के लिए पहले तो 1 से लेकर के कहाँ तक गए भाई, प्रथम 10 हैं प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से 10 तक जाएंगी। अब 1 से 10 तक गए और ये प्रथम 10 इसमें लगातार संख्याएं, समान अंतर है। सभी संख्याओं के बीच अगर समान अंतर होता है तो बीच वाला जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, माध्य हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबको जोड़ लें भाई, जो होता है n+1/2, ऐसा कर सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं, उसको 1 जोड़ें और 2 से क्या करें, भाग कर दें। तो 10 1 11/2, यानी कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। या तो आप देखिए क्या कर सकते हैं भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गई प्रथम 10 संख्याएं। तो अब 10 हो गई तो बीचों बीच वाला जो होता है वही एवरेज होता है, माध्य हो जाता है, औसत हो जाता है। तो क्या करेंगे, 4 इधर छोड़ दिया और 4 इधर छोड़ दिया, तो बीच में कितनी बची, एक बची 5 और दूसरी बची 6। तो दोनों को अब माध्य जो होगा, जो एवरेज होगा कहाँ होगा, 5 और 6 के बीचों बीच में ही होगा कहीं। तो अब इनका बीच का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 और 6 को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तभी बीच की संख्या निकल करके आएगी। तो 5 और 6 को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया तो 11 आ गया, 11 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5.5। तो इस प्रकार से भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प 2 हो जाएगा, 5.5। तो इस सेशन में जो भी प्रश्न थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।